नमस्कार मित्रों। शापित घर का आज दूसरा भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि कृतिका जंगल में जाती है और वह उस जंगल में क्या देखती है कि क्या देखकर वो चौंक जाती है। उससे आगे कृतिका जैसे ही पीछे घूमती है उसे एक पुराना घर दिखाई देता है। वह सोच रही होती है अभी अभी तो कुछ भी नहीं था, इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। वह अपनी घड़ी में समय देखती है तो 10:50 हो रहे थे। वह उस घर के अंदर जाती है। कृतिका घर तो बहुत सुंदर था लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। वह आवाज लगाती है, कोई है यहाँ? पूरा घर तो घूमती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। घर में 3 कमरे थे, एक रसोई घर, एक बड़ा सा हॉल। वह सारे कमरों में जाती है, सिर्फ एक कमरे में उसे किसी लड़की के कपड़े के सामान मिलता है। जैसे ही वह हॉल में जाती है तो देखती है कि सब कुछ बदल चुका है। खून से सनी दीवारें, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तभी वह पीछे मुड़ती है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। वो लड़की चिल्लाती है, उसके करीब आती है तो कहती है, चली जाओ यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ? कृतिका कौन हो तुम, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो लड़की, चली जाओ यहाँ से, मुझे उन लोगों की तलाश है। कृतिका देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे अपने बारे में बताओ। वो लड़की फिर से उसे जाने को कहती है लेकिन कृतिका उसकी बात नहीं मानती। ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें अपने बारे में। मेरा नाम सुलक्षणा है। आज से 25 साल पहले मैं इसी घर में उसके साथ आई थी, अपनी नई दुनिया बसाने। अनाथ थी मैं। मेरे बाबा मेरे जन्म से पहले ही चल बसे और मेरी माँ ने मुझे अकेला पाला। लेकिन मेरी किस्मत में ज़्यादा दिन उसका साथ नहीं था। जब मैं 15 साल की हुई तो वह भी बहुत बीमार रहने लगी। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। ऐसे में उनका इलाज कैसे होता? और एक दिन वह भी मुझे अकेला छोड़ मेरे बाबा के पास चली गई। उनके जाने के बाद मैं मेरे गांव के मुखिया शैलेंद्र सिंह के यहाँ घर पे काम करने लगी। जब माँ थी तब मैं उनके साथ मुखिया के खेतों में काम करने जाती थी, लेकिन घर में कभी नहीं गई थी। माँ मुझे जाने ही नहीं देती थी। शायद वह जानती थी मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा, बस मैं ही नहीं समझ पाई कभी। खैर मैं वहाँ घर के काम करने लगी। मुखिया को 3 बेटियाँ, एक बेटा था। तीनों बेटियों का विवाह हो चुका था। बेटा योगेश शहर में पढ़ता था। माँ को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। एक दिन जब मैं मुखिया के घर काम करने गई तो देखा कि सुलक्षणा काकी ये सब सजावट क्यों हो रही है? मुखिया की पत्नी को सुलक्षणा काकी कहकर बुलाती है। कमला, अरे आज योगेश आ रहा है ना शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके। जल्दी चल रसोई में मेरी मदद कर, चल के उसकी पसंद का सब कुछ बनाऊंगी आज। सुलक्षणा, जी काकी चलिए। इतने में मुखिया की आवाज आती है, अरे ओ कमला, जल्दी आ, योगेश आ गया। योगेश 24 वर्ष का, औसत कटकाठी और दुबली के पतली देह का, गोरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ, काले बाल, कुल मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक युवक है। कमला, देखिए जी कितना दुबला हो गया है मेरा लाल। शहर में क्या कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? मुखिया, अरे भगवान, ये सारी बातें क्या यहीं पे खड़े होके करेगी? कुछ चाय नाश्ता करा, इतनी दूर से आया है मेरा बेटा, थक गया होगा। कमला, चल बेटा अपने कमरे में जा, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए वहीं पर लेके आती हूँ। कमरे में जाते ही योगेश की नज़र सुलक्षणा पड़ती है। वह उसे देखता ही रह जाता है। सुलक्षा के सांवले किंतु
तीखे ने नक्श, सुडोल काया, कमर के नीचे तक गई हुई चोटी, माथे पर बालों की एक लट जिसे वह बार बार कान के पीछे करने का असफल प्रयास करती हुई बेहद सुंदर लग रही थी। कमला की आवाज़ से योगेश का ध्यान टूटता है। चलना बेटा, क्या सोच रहा है यहाँ खड़े होके? योगेश, कुछ नहीं माँ, ये लड़की कौन है? कमला, ये सुलक्षणा है, वृंदा की बेटी, जो बचपन में तुम्हारे साथ खेला करती थी। योगेश अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ध्यान सुलक्षणा की तरफ ही था। योगेश नाश्ता करके सो जाता है और शाम को जब कमरे से निकलता है तो उसे भूख लगती है। वो अपनी माँ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। तो वो खुद रसोई घर की तरफ चला जाता है। उसे वहाँ सुलक्षणा अकेली दिखाई देती है। वह उससे बात करने के उसके पास जाता है। कैसी हो सुलक्षणा? मैं ठीक हूँ, आपका कोई काम था? योगेश, हाँ, वो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? सुलक्षणा, हाँ है ना, अभी देती हूँ। जब तक कमला वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ योगेश, तुम यहाँ रसोई घर में क्या कर रहे हो? योगेश, मुझे भूख लगी थी माँ, मैं अब आपको बहुत देर से खोज रहा था, पर आप कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं खुद ही चला आया। कमला, ठीक है, अच्छा बाहर जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। योगेश बाहर चला जाता है। उसके बाद से वो हर दिन सुलक्षणा से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है। फिर एक दिन योगेश की माँ और बाबा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए होते हैं। सुलक्षणा रसोई घर में काम कर रही होती है। योगेश उसके पास जाता है, उसके पीछे जाके खड़ा होकर के बालों में सुंदर सा फूलों का गजरा लगा देता है। सुलक्षणा कुछ कह पाती इससे पहले ही वह वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुलक्षणा अपने घर जा रही होती है। रास्ते में एक नदी भी पड़ती है। उसी के किनारे पत्थर पर बैठ जाती है। तभी उसे योगेश भी वहां पर मिल जाता है। सुलक्षणा, तुम भी यहाँ आते हो? योगेश, हाँ, शाम को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर शांति भरा माहौल है, भीड़ से दूर है। सुलक्षणा, मैं हर शाम यहाँ पर आती हूँ। वो सामने पेड़ देख रहे हो ना, उसी पेड़ में एक झूला है। उस पर हम दोनों बचपन में झूलने के लिए झगड़ा करते थे। योगेश, हाँ याद है, उन दिनों को कैसे भूल सकता हूँ। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद सुलक्षणा जाने लगी तो योगेश उसे रोकते हुए बोला, योगेश, रुको सुलक्षणा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। सुलक्षणा, हाँ कहो योगेश। योगेश, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। सुलक्षणा, मैं सुलक्षणा, क्या कहना चाहते हो योगेश? जल्दी, मुझे देर हो रही है घर जाने में। योगेश, सुलक्षणा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ। सुलक्षणा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन वह उससे मिलती है, लेकिन सब उसके आसपास होते हैं। वह योगेश से बात नहीं कर पाती है। घर जाते समय योगेश उसे मिलता है और कहता है, क्या हुआ सुलक्षणा, मेरी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सुलक्षणा, नहीं योगेश, ऐसा कुछ नहीं है। योगेश, तो फिर तुमने ये कुछ कहा क्यों नहीं? सुलक्षणा ने उसे देखकर मुस्कुराने लगी और वहां से जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। कल तो चली गई थी, लेकिन आज बिना बात किए नहीं जाने दूंगा। योगेश ने उसे अपनी तरफ खींच के गले लगा लिया। दोनों इस तरह हर रोज शाम को उसी जगह पर मिलते और फिर एक दिन मुखिया का विश्वासपात्र सेवक हरीलाल उन दोनों को साथ में देख लेता है। हरीलाल, अरे मालिक, कहाँ हो मालिक? मुखिया, क्या हुआ हरीलाल, कौन सा तूफान आ गया? क्यों इस तरह चिल्ला रहा है?
हरीलाल, मालिक तूफान तो आपके घर में आ गया है। हरीलाल उन्हें सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मुखिया की गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं। मुखिया, हीरालाल, ये लड़की सुबह का सूरज न देखने पाए, और हाँ, ध्यान रखना किसी को पता न चले। मुखिया की पत्नी कमला भी पीछे खड़ी थी। यह सब सुन लेती है। वह तुरंत सुलक्षणा के घर जाती है। सुलक्षणा योगेश के बारे में ही सोच रही होती है कि उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुलक्षणा दरवाजा खोलते ही, अरे काकी, आप इस समय यहाँ? कोई काम था क्या? किसी को भिजवा दिया होता, मैं खुद चली आती। कमला, बेटी जल्दी कर, अपनी जरूरत का कुछ सामान ले ले, चली जाए यहाँ से, वरना वो लोग तुझे मार डालेंगे। सुलक्षणा, क्या हुआ काकी? आप किसकी बात कर रही हैं? कौन मार डालेगा मुझे? कमला, हरीलाल ने तुझे योगेश के साथ देख लिया था। उसने योगेश के बाबा को सब बता दिया है। जल्दी जाए यहाँ से, वे लोग रात को आएंगे। अभी निकल जाए यहाँ से, तो ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे भी। सुलक्षणा तुरंत ही वहां से निकल जाती है और कमला चुपचाप हवेली लौट जाती है। आते ही उसे योगेश दिखाई देता है। कमला उसे तुरंत उसके कमरे में लेकर जाती है। योगेश, क्या हुआ माँ? आप इस तरह घबराई हुई क्यों हैं? कमला सब कुछ योगेश को बता देती है। ये भी बताती है कि उसने सुलक्षणा को हटा दिया है वहां से। योगेश, माँ, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ। बाबा से कह देना शहर गया हूँ किसी जरूरी काम से। कमला, हाँ बेटा, जल्दी जा, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। कमला भी सुलक्षणा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अपने डर से कभी कह नहीं पाई। योगेश जाते ही बाहर से मुखिया की आवाज आई। कहाँ हो कमला? कमला अपनी घबराहट को दूर करते हुए बाहर आई। क्या हुआ जी, कोई काम है? मुखिया, योगेश कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। कमला, वो अपने कॉलेज के काम से शहर चला गया है। सुबह ही मुझसे कह रहा था कि शाम को चला जाएगा। मुखिया, चलो ठीक है, ये लड़का घर पर नहीं है तो काम और आसानी से हो जाएगा। योगेश सुलक्षणा को ढूंढते हुए जंगल में चला जा रहा था, क्योंकि जंगल से होकर जाने पर शहर जाने वाली रोड पर जल्दी जाया जा सकता था। तभी उसे कोई जंगल में जाता दिखाई दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। योगेश तेज कदमों से चलते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो देखा ये तो सुलक्षणा ही थी। योगेश, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था सुलक्षणा, जल्दी चलो मेरे साथ। सुलक्षणा, लेकिन कहाँ लेके जाओगे तुम मुझे? योगेश, हम इन सब से दूर एक जगह। योगेश सुलक्षणा को लेकर शहर जाने वाली सड़क पर जाता है। एक बस जाने ही वाली थी। दोनों जल्दी से उसी में बैठ जाते हैं। जल्दी ही दोनों शहर पहुंच जाते हैं। सुलक्षणा, कहाँ लेके जाओगे मुझे, कुछ सोचा है? योगेश, हाँ, यहाँ से हम दोनों रामनगर गांव जाएंगे। फिर से दोनों खाने पीने का सामान लेके एक बस में बैठ के रामनगर की ओर चल पड़ते हैं। इधर उसके गांव में हरीलाल जब कुछ आदमियों के साथ सुलक्षणा के घर पहुंचता है तो देखता है कि सुलक्षणा तो वहां है ही नहीं। हरीलाल तुरंत मुखिया के पास पहुंचकर बताता है कि सुलक्षणा भाग गई है। मुखिया, कैसे भाग गई? उसे कैसे पता चला कि हम वहां आने वाले हैं? कहीं वो योगेश तो नहीं उसे लेकर चला गया? ढूंढो जाकर उन्हें। हरीलाल और उसके कुछ साथी मुखिया की गाड़ी लेकर शहर निकल जाते हैं। इधर योगेश और सुलक्षणा रामनगर पहुंच चुके होते हैं। वहां पर बहुत कम घर नजर आ रहे होते हैं। सुलक्षणा, योगेश, हम कहाँ जाने वाले हैं? योगेश, चलो तो सही। चलते चलते वे दोनों सारे घरों से दूर निकल जाते हैं। आसपास केवल बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें एक नदी के किनारे एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उसी घर में चले जाते हैं। सुलक्षणा, ये किसका घर है योगेश? योगेश, हमारा घर है, इसे मैंने ही बनवाया था। ये सोचकर कि शादी के बाद हम दोनों गर्मियों में यहाँ आया करेंगे। चलो
जल्दी से खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। सुलक्षणा, योगेश, किसी को पता तो नहीं चलेगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं? योगेश, नहीं, इस घर के बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है। मैं सुबह तुम्हारे एक सप्ताह का खाने का इंतजाम करके यहाँ से निकल जाऊंगा और 3-4 दिन बाद यहाँ आऊंगा। यहाँ कल तक अगर रुका तो बाबा गुस्सा हो जाएगा और तुम मेरे साथ ही हो। सुलक्षणा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, रह लूंगी अकेले 3-4 दिन। इधर आधे रास्ते में ही मुखिया की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सुबह तक वहीं रुकना पड़ता है। सुबह होने पर योगेश सबसे पहले सुलक्षणा के खाने पीने का इंतजाम करके अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर हरिलाल के साथ ही किसी मैकेनिक को ढूंढ कर लाते हैं और गाड़ी ठीक कराते हैं। गाड़ी ठीक होने के बाद भी सब शहर की तरफ निकल जाते हैं। योगेश भी गांव जाने वाली बस में बैठ चुका था। हरिलाल और उसके साथी शहर पहुंचकर अपने एक दो जानने वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन रात होने की वजह से कोई कुछ नहीं बता पाता। वो सब घर लौट आते हैं। हरिलाल देखता है कि योगेश भी घर पर ही है। हरिलाल, मालिक, हमने ढूंढा लेकिन हमें सुलक्षणा कहीं नहीं मिली। मुखिया, कोई बात नहीं, योगेश घर लौट आया है। योगेश उसे लेकर गया होता तो घर नहीं आ, लेकिन नजर रखो, कहीं आसपास ही होगी। कमला योगेश से सुलक्षणा के बारे में पूछती है तो है उसे सब कुछ बता देता है। कमला योगेश को सुलक्षणा की शादी करने को कहती है। योगेश अपनी माँ की बात मान लेता है। फिर वो 2 दिन के बाद अपने किसी दोस्त की शादी का बहाना बनाकर अपने रामनगर वाले घर पे जाता है। उसी दिन वह मंदिर में सुलक्षणा से शादी कर लेता है। इसी तरह 3 महीने हो जाते हैं। सुलक्षणा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वो योगेश को बताती है। योगेश उस समय अपने घर पर जा रहा होता है। योगेश घर पहुंचकर, माँ कहाँ हो माँ? कमला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं इधर ही हूँ। वो खुशी से अपनी माँ को गले लगाते हुए कहता है, माँ, आप दादी बनने वाली हो। कमला, अरे धीरे बोल, सुन लिया तुम्हारे बाबा ने तो पता नहीं क्या करेंगे। इसी तरह 8 महीने गुजर जाते हैं। कमला योगेश से कहती है, योगेश, कोई मुझे सुलक्षणा के पास लेकर चल। बच्चे के जन्म के समय भी हो गया है, उसे जरूरत होगी मेरी। अकेले कैसे सब कुछ संभालेगी? मैंने तेरे मामा को चिट्ठी भी लिख दी है, सब कुछ संभाल लेंगे। योगेश, ठीक है माँ। योगेश, ठीक है माँ, लेकर चलूँगा। अगले दिन योगेश अपनी माँ को लेकर सुलक्षणा के पास चला जाता है। फिर 1 हफ्ते के बाद सुलक्षणा एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। एक दिन योगेश घर से बाहर गया हुआ होता है। कमला की और सुलक्षणा उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। कमला जैसे ही दरवाजा खोलती है, क्या हुआ कमला, हमें देखकर इतना डर क्यों रही हो? अब हमें भी मिलवाओ अपनी बहू और पोती से। सामने दरवाजे पर मुखिया अपने कुछ साथियों के साथ होता है। कमला जल्दी से सुलक्षणा के पास जाती है।